नमस्कार। जो आज हम लोग इस वीडियो में रिजल्ट देखने वाले हैं वहां पर हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। काफी अच्छी थ्योरम है और एग्जामिनेशन के पर्पज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम को देखने से पहले आपको आइसोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक काफी अच्छे से आना चाहिए और उस आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक के अलावा एक रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोगों ने पहले भी कई बार इक्विवेलेंस रिलेशन देखा हुआ है। उस वाले में रिलेशन में तीन कंडीशन आती हैं, पहला रिफ्लेक्सिव वाला, दूसरा सिमेट्रिक वाला और तीसरा ट्रांजिटिव वाला। तो ये तीनों रिलेशन के बारे में आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी चलिए यहाँ पे अपने स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर शुरू करता हूँ, क्योंकि थ्योरम में क्या समझाना वो तो आप जब स्टेटमेंट लिखेंगे तब आपको समझाया जाएगा। तो कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से है थ्योरम। जैसे सीधा स्टेटमेंट लिखता हूँ, छोड़िए सीधा स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है यहाँ पे कि द क्या है, अच्छा हाँ सॉरी, सो दैट द फैमिली ऑफ रिलेशन या फिर सो दैट द सिंबल सो दैट ऑफ आइसोमॉर्फिक इन ए ग्रुप या आइसोमॉर्फिक इन ग्रुप इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहले सॉरी कि सो दैट ये रिलेशन जो है, सो दैट जो आपके सामने ये वाला रिलेशन है ऑफ आइसोमॉर्फिक इन ग्रुप, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला रिलेशन है आइसोमॉर्फिक का ग्रुप के अंदर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन जनरेट करता है। मतलब आपके सामने कोई मान लीजिए कोई भी एक आइसोमॉर्फिक वाली कंडीशन है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि किसी ग्रुप का मतलब फंक्शन है आइसोमॉर्फिक वाला। तो आइसोमॉर्फिक के लिए आप काफी अच्छे से जानते हो कि एक फंक्शन होगा f सच दैट a टू b लेकर, जहां पर ये फंक्शन आपका 1 भी होगा, जहां पर ये फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा और जहां पर ये फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो ये फंक्शन f जहां पर उसकी मैपिंग a से लेकर b है, ये 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो ऐसे फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो ये आइसोमॉर्फिज्म हमारा निकलेगा वो ग्रुप के अंदर का निकलेगा, इसलिए हम यहां पर जो a और b लेंगे वो अपना ग्रुप लेकर चलेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो हमारे यहाँ पर a और b होगा वो हमारा ग्रुप होगा। उसके बाद वो कहना चाह, ये आपको समझ आए, ठीक है। उसके बाद वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर ग्रुप ले लिया तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, f सच दैट मान लो G1, एक का नाम हमने G1 दे दिया और दूसरे का नाम हमने G2 दे दिया, सिंपल मान सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ कंडीशन हम लिख दें, वेयर G1 is a group, G1 and G2 is a group। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जैसे हम लोग यहाँ पर किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं, उस वाले रिजल्ट में हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेके चलते हैं। हो सकता है वो कोई कंपोजिशन ले ले, हो सकता है कोई बाइनरी ऑपरेशन ले ले, कोई एडिशन ले ले, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने का। सिर्फ इतना सा रिजल्ट है कि हम लोग जो रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन वाला लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो शुरू से ही लेंथ बनी हुई है वो मल्टीप्लिकेशन की बनी हुई है, मतलब हम शुरू से ही उसके एडिक्टिव हो चुके हैं। तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेंगे। अगर आपके सामने कोई एडिशन या फिर कोई अनदर ऑपरेशन आ जाता है तो आप उस ऑपरेशन को लगाएंगे, उसमें कोई डाउट आपके सामने नहीं होना चाहिए। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सा कंडीशन है, हम लोग यहाँ पर वेयर G1 एंड G2 इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ जो है वो ग्रुप बना रहा है G1 और G2। और उसने कहा यहाँ पर ये रिलेशन के साथ है, इसका मतलब जो आपका G1 होगा वो रिलेट किसके साथ होगा? G2 के साथ होगा। ये समझ आया? तो इस G1 रिलेशन G2 को मुझे क्या करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। मुझे बताना है कि ये G1 रिलेशन G2 इक्विवेलेंस है, इसका मतलब ये G1 रिलेशन G2 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये तीनों रिलेशन मुझे प्रूफ करने होंगे। ये समझ आया? तो मैं उसे भी लिख दूं, सॉरी सॉरी हाँ, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, इसका मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है,
वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है और वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। आप इस चीज को समझ रहे हो काफी अच्छे से। वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, ये समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा। वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है और वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। अब हमें इस रिलेशन को दिखाना है, इस रिलेशन के साथ ये फंक्शन कनेक्ट हुआ है जहां पर हम लोग फंक्शन में कोई g1 का इनपुट डाल रहे हैं और रिजल्ट में आउटपुट में हमें g2 का वैल्यू मिल रहा है। ये आपको समझ आया? तो हमें इस चीज को तीनों कंडीशन दिखाना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के ऊपर काम कर रहे होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर जब हम उसको प्रूफ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे देखिए जरूरी चीज यहाँ पर समझने वाली ये आती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है खुद के साथ रिलेशन। इसका मतलब जब हम खुद के साथ रिलेशन लेंगे तो यहाँ पर G1 रिलेशन G2 नहीं आएगा, यहाँ पर G1 का रिलेशन G1 के साथ ही हमें लेना पड़ेगा। ये समझ आया? इसका मीनिंग ये है कि आप उसमें कोई G1 का इनपुट डालोगे तो रिजल्ट में आउटपुट में आपको G1 का ही वैल्यू मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब एक चीज ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसको हमें दिखाना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग G1 और अगली बार भी G1 ही लेकर आ गए। इसका मतलब हमें इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। अभी आप समझ रहे इस चीज को? क्योंकि अगर आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। हम ये बता देंगे कि अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया, अगर ये आइसोमॉर्फिक हमने दिखा दिया, इसका मतलब हम ये बता देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये रिलेशन आइसोमॉर्फिक का है। ये रिलेशन आइसोमॉर्फिक का है इन ग्रुप के अंदर है, मतलब उसमें ग्रुप का एलिमेंट आप पुट कर रहे हो, ग्रुप का रिजल्ट आपको मिल रहा है, सारा काम ग्रुप में ही हो रहा है। तो इस रिलेशन को आपको आइसोमॉर्फिक दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपका आइसोमॉर्फिक हो गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन का एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस रिलेशन को अगली बार आप सिमेट्रिक दिखाओगे, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको उसको ये दिखाना पड़ेगा आइसोमॉर्फिक वाली कंडीशन। तो फिर आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा स्टेप। फिर अगली बार आपको इस रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रांजिटिव दिखा दोगे तो आपका फिर ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको आइसोमॉर्फिक वाली कंडीशन दिखानी पड़ेगी, और अगर आपने वो दिखा दी तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है G1 जो है रिलेटेड टू Gn। अब ध्यान से देखिए, कोई एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं G1 का वैल्यू डालूं तो मुझे रिजल्ट G1 का ही मिले, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी फंक्शन, मैंने यहां पर नाम भी ले दिया कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी फंक्शन, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी फंक्शन। समझ रहे हैं? और आइडेंटिटी फंक्शन की खास बात होती है कि जब आप उसमें कोई भी वैल्यू रखें x तो आपको वही सेम टू सेम रिजल्ट x दे देता है वो। फॉर ऑल x बिलोंग टू G, फॉर ऑल x बिलोंग टू G, मतलब आपका G कहीं ना कहीं साइड से तो आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग ग्रुप लेके चल रहे हैं, इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग टू G। ये आपको समझ आया? आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें तो वो हमें वही सेम टू सेम रिजल्ट देता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें ऐसा ही फंक्शन लेना है और वो फंक्शन G1 से G1 मतलब सेम टू सेम सेट जाना चाहिए। तो देखिए ना, आप जब x रखोगे G1 का यहाँ पर तो आपको रिजल्ट में आउटपुट भी x ही मिलेगा जो कि G1 में ही बिलोंग करेगा। अब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये 1 होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो एक तो आपको एक ही तो आंसर देगा, क्योंकि जो रख रहे हो वही दे रहा है। एक रखोगे तो एक देगा, दो रखोगे तो दो देगा, 3 रखोगे तो 3 देगा, माइनस का 50 रखोगे तो माइनस का 50 देगा। समझ रहे हो? मतलब एक वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू 1 पुट करने पर एक यूनिक रिलेशन जरूर दे रहा है और वो रिजल्ट आपका यूनिक ही आ रहा है, क्योंकि जो पुट करेंगे वही तो आ जाएगा। इसका मतलब 1 है। ऑन टू का मतलब ये है कि आपके पास हर एक रेंज के लिए कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए। इस आइडेंटिटी फंक्शन में रेंज कब आई होगी? जब आपने डोमेन पुट किया होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब सेम टू सेम रखने पर सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है। तो यहां पर आपके पास ये रेंज कब आई होगी? जब आपने ये वाला डोमेन पुट किया होगा। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन भी है। उसके बाद लास्ट कंडीशन आती है आपकी होमोमॉर्फिज्म वाली। होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन आप जानते हैं, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो f, यहां पे लिख देता हूं मैं कि जो आपका एफ एक्स कंपोजिशन y है, मैं ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहा हूं तो मैं यहां पर सीधा x इंटू वाई लिख दूंगा, वो बराबर होगा आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई के। ये चीज आप समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन ले लिया ना, वरना मैं यहाँ पर ओ लगा देता, यहाँ स्टार लगा देता, यहाँ डॉट लगा देता, यहाँ प्लस लगा देता, वो जैसा ऑपरेशन लेता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन लिया है तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेके चलूंगा और यहाँ पर भी अपना मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेके चलूंगा। तो ये हो जाएगा
जाएगा, मेरे को ये दिखाना है। अब ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ x मेरे को वही सेम टू सेम रिजल्ट दे रहा है। अगर मैंने मान लिया y भी बिलोंग कर रहा है g में, x भी बिलोंग कर रहा है g में, y भी बिलोंग कर रहा है g में, तो दोनों का क्लोजर एलिमेंट जो xy है वो भी तो बिलोंग करेगा g में। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? और जब उस xy को उठा के फंक्शन के अंदर रख दोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि जो आप इनपुट करोगे वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये समझ आया? अब देखिए यहाँ पर x का मतलब क्या है, fx, तो आप लिख सकते हो ये बराबर आ गया fx के, और पीछे से y का मतलब क्या है, तो आपका ये fy हो जाएगा, और ये वाला रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। fxy इज इक्वल टू fx इनटू fy, ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। इसका मतलब आपने दिखा दे कि ये रिलेशन जो था, ये वाला रिलेशन जो ये सिंबल है रिलेशन का, ये आइसोमॉर्फिक हो गया। समझ रहे हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए भी। तो जब ये कंडीशन आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए भी आइसोमॉर्फिक हो गया तो हम लोग एक स्टेप तो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग ये दिखाएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी ये कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म होगी। फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी ये कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म होगी। ये समझ रहे हो आप? तो चलिए हम लोग अपना सेकंड स्टेप पर आते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को सिमेट्रिक दिखाना है, और सिमेट्रिक आप काफी अच्छे से जानते हो कि एक ऐसा मतलब, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर A रिलेट कर रहा है B से तो B भी रिलेट करना चाहिए A से। सिंपल कंडीशन यही तो होती है। तो मैंने मान लिया सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, यहां पर मैंने सिंपल मान लिया सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखिए कंडीशन क्या है, मैंने मान लिया कि अगर G1 जो है वो मुझे उसने बोला भी है कि रिलेट कर रहा है G2 से, ये उसने बोला है, मुझे ये दिखाना है दिस इंप्लाइज दैट G2 भी फिर रिलेट करेगा G1 से। अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा। उसी तरीके से अगर G1 जो है रिलेट कर रहा है G2 से, तो मुझे ये दिखाना है कि G2 भी रिलेट करेगा G1 से। ये समझ रहे हो? ये उसने दिया हुआ है, ये हम लोगों को करना है, इस पे काम करना, वर्क करना है। तो देखिए अगर जो G1 जो है वो रिलेट करेगा G2 से, तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि इस वाली कंडीशन के हिसाब से, बाय आइसोमॉर्फिज्म इन ग्रुप वाली कंडीशन के हिसाब से, कि आपने फंक्शन में G1 पुट करा होगा तो रिजल्ट में आपको G2 मिला होगा। और मैंने मान लिया कोई दो वैल्यू है आपके पास A, B जो बिलोंग कर रही है कहां पे, G1 में। ये आप समझ रहे हो? तो जब A, B G1 में बिलोंग कर रही है और वही वैल्यू आपने इनपुट करी है, इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि जब आपने फंक्शन में A उठा के रखा होगा, क्योंकि A G1 में बिलोंग कर रहा है और G1 ही आपका इनपुट है, तो जब आपने फंक्शन में A उठा के रखा होगा तो आपको A डैश टाइप का कुछ मिला होगा। उसी तरीके से जब आपने फंक्शन में B उठा के रखा होगा तो आपको B डैश टाइप का कुछ मिला होगा। रिजल्ट तो कुछ ऐसा ही मिला होगा, A डैश या फिर B डैश टाइप का कोई भी एलिमेंट, जहां पर ये वाला A डैश और ये वाला B डैश जो है वो बिलोंग कहां कर रहे हैं, G2 में बिलोंग कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्लियर तो आ रहा है ना? हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ आया। हमने दो वैल्यू ली A और B जो बिलोंग कर रही थी G1 में, उसे उठा के फंक्शन के अंदर रखा तो हमें A डैश टाइप का एलिमेंट मिल गया। अगली बार हमने B वैल्यू को उठा के फंक्शन के अंदर रखा तो हमें B डैश टाइप का एलिमेंट मिल गया, जहां पर A डैश और B डैश दोनों की दोनों क्वांटिटी G2 में बिलोंग कर रही है। सिंपल से हमने मान लिया कि जो हमें आउटपुट मिला है वो G2 का है, और उसने यहाँ फंक्शन में बोला भी है। ये आपको समझ आया? अब आपको दिखाना है कि G2 जो है वो रिलेट कर रहा है G1 से। इसका मतलब अब आप G2 इनपुट करोगे तो रिजल्ट में आपको G1 मिलेगा। समझ आया आपको? इसका मतलब देखिए G1 रिलेट कर रहा था G2 से, तो आप G1 इनपुट कर रहे थे, आउटपुट में G2 मिल रहा था। अब G2 रिलेट कर रहा है G1 से, इसका मतलब इनपुट में G2 पुट करोगे तो आउटपुट में आपको G1 मिलेगा। ये समझ आया? तो ये वाली कंडीशन आपके पास कुछ इस तरीके से आ गई कि आप लिख सकते हो कि इसका अपोजिट, देखिए ना अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट होने के लिए आपके पास कंडीशन आ जाएगा F इनवर्स। अपोजिट हो गया, आप पहले इनपुट आपके पास G1 था, अब इनपुट आपके पास G2 हो गया। पहले आउटपुट आपके पास G2 था, अब आउटपुट आपके पास G1 हो गया। इनवर्स हो गया, अपोजिट हो गया, मतलब पहले जो डोमेन का काम कर रहा था वो अब कोडोमेन का काम कर रहा है, और जो पहले कोडोमेन का काम कर रहा था वो अब डोमेन का काम कर रहा है। तो ये कंडीशन अपोजिट वाली हो गई, इनवर्स वाली हो गई। इनवर्स वाली कंडीशन में यही होता है। तो आपके पास आ गया F इनवर्स G2 टू G1, मतलब आप G2 का एलिमेंट पुट करोगे तो आपको G1 का रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ये समझ आया? इस वाली कंडीशन से आप एक चीज काफी अच्छे से देख सकते हो कि आपका A डैश और B डैश जो है वो G2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब आपका इनपुट A डैश और B डैश हो गया। तो जब आप फंक्शन मतलब F इनवर्स के अंदर A डैश रखोगे तो आपको A टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और जब फंक्शन के अंदर आप
एफ इनवर्स, क्योंकि अब आपका एफ इनवर्स के ऊपर काम चल रहा है। तो जब आप एफ इनवर्स के अंदर बी डैश रखोगे तो आपको बी टाइप का एलिमेंट मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब इसके ऊपर हमें काम करना है। देखिए वैसे नॉर्मल आप जानते हैं, क्योंकि आपका जो f सस्टेट G1 से G2 है वो आइसोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन था, इसका मतलब f जो है, ये वाला जो f है वो तो आपका 1 1 भी है और वो आपका ऑन टू भी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सब हमें पता है ना कि जो हमारा f फंक्शन है वो 1 1 भी है, वो फंक्शन ऑन टू भी है। अब हमें इसके इनवर्स वाले के ऊपर देखना है कि क्या ये आइसोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 1 1 ऑन टू है। तो उसके लिए रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने ये आता है कि यहां पर देखिए रिजल्ट आपके सामने ये वाला आता है, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास 1 1 है और वही फंक्शन आपके पास ऑन टू है, तो जब आप उसके इनवर्स का काम करोगे तो इनवर्स के काम में 1 1 वाले का मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब आप एक वैल्यू पुट कर रहे थे तो आपको जो उसका रिजल्ट है वो एक ही वैल्यू मिल रहा था। अब इस बार आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको उसका उल्टा ये मिलेगा। इसका मतलब जो 1 1 वाली कंडीशन थी वो अब ऑन टू में बदल गई, आप समझ रहे हो, और जो ऑन टू वाली कंडीशन है वो अब 1 1 में बदल गई। समझ आया आपको? तो रिजल्ट आपका वही है कि अगर फंक्शन आपका f जो है 1 1 ऑन टू है तो f इनवर्स आपका ऑन टू 1 1 हो जाएगा। अब किसी को पहले राम को बुलाओ फिर श्याम को बुलाओ, या पहले श्याम को बुलाओ फिर राम को बुलाओ, दोनों तो आएंगे। तो उसी तरीके से f इनवर्स आपका ऑन टू और 1 1 तो है ही है, या फिर 1 1 ऑन टू तो है ही है। तो ये कंडीशन तो प्रूफ हो जाती है, लेकिन होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन हम लोगों को अभी प्रूफ करनी है। मैं यहाँ पर बल्कि लिख भी देता हूं कि जो आपका f इनवर्स होगा वो 1 1 भी है, वो आपका ऑन टू भी है। इस बारे में तो हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब हमें काम करना है किस चीज के ऊपर? हम लोगों को काम करना है, कहा गया, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। होमोमॉर्फिज्म का मतलब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि अगर मैंने f इनवर्स के अंदर a डॉट b टाइप का रिजल्ट रख दिया, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर मैंने f इनवर्स के अंदर a डॉट b टाइप का रिजल्ट रख दिया तो मुझे बाहर आउटपुट में भी f इनवर्स a इंटू f इनवर्स b टाइप का एलिमेंट ही मिलेगा। ये आपको समझ आया? अब देखिए ध्यान से, यहां पर a का मतलब क्या है, ये f इनवर्स a डॉट b, इसका मतलब आपने फंक्शन में जो रखा आपको रिजल्ट में वही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ना, f इनवर्स के अंदर a डैश रख रहे हो तो a टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, और यहाँ पर b डैश रख रहे हो तो b टाइप का एलिमेंट मिल रहा है। तो जब आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवा दिया, मतलब a b करवा दिया, तो ये हो जाएगा f इनवर्स a और ये हो जाएगा f इनवर्स b। ये आपको समझ आया? एक सेकेंड प्लीज। सॉरी, हाँ देखिए हमारे पास जो ये फंक्शन था f इनवर्स, वो तो आपका 1 1 भी है, वो फंक्शन आपका ऑन टू भी है। लेकिन अब हमें क्या करना है, f इनवर्स को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो इसका मतलब हम f इनवर्स के अंदर अपने एलिमेंट पुट करेंगे, और हमारा जो f इनवर्स है वो G2 से लेकर G1 है। इसका मतलब हम G2 का एलिमेंट पुट करेंगे और हमें G1 का एलिमेंट मिलेगा। तो हमने f इनवर्स के अंदर a भी नहीं पुट करेंगे, हमारा G2 में a डैश और b डैश है। तो हम f इनवर्स के अंदर, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, ये ठीक है, ये हम रखेंगे इसके अंदर कि हम f इनवर्स के अंदर a डैश और b डैश टाइप का एलिमेंट पुट करेंगे, और हमें बाहर रिजल्ट में भी f इनवर्स के अंदर a डैश इनटू में f इनवर्स के अंदर f इनवर्स, ठीक है, हाँ, f इनवर्स के अंदर b डैश टाइप का एलिमेंट हमें मिलेगा। अब इस चीज को काफी अच्छे से ध्यान से समझिए। यहाँ पर a डैश का मतलब क्या है, ये वाला f है, यहाँ पर b डैश का मतलब क्या है, ये वाला fb। आप उठाकर पुट कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा f इनवर्स के साथ a डैश का मतलब है fa, और यहाँ पर b डैश का मतलब है fb। ये आपको समझ आया? इसको प्रूफ करना है उसके बराबर। तो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से। तो हमने f इनवर्स को लिख दिया, ये a डैश को लिख दिया fa, और ये वाला b डैश को लिख दिया fb। ये आपको समझ आया? अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन था f वाला वो तो आपका तीनों था ना, होमोमॉर्फिज्म भी, आइसोमॉर्फिज्म भी, और कहाँ गया, रिलेट कर रहा है इसके साथ, और 1 1 भी, ऑन टू भी, सब था। इसका मतलब आपका ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होने के नाते 1 1 भी था, ऑन टू भी था, होमोमॉर्फिज्म भी था। तो होमोमॉर्फिज्म वाले का मतलब जब आपने फंक्शन के अंदर a भी रखा होगा तो आपको fa और fb टाइप का एलिमेंट मिला होगा। यहाँ पर हमें fa और fb टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये f इनवर्स, इसका मतलब फंक्शन के अंदर मैंने a भी रखा होगा,
अपोजिट चल गया, मैं होमोमॉर्फिज्म का उल्टा चल गया। हर बार होमोमॉर्फिज्म ये कहता है कि फंक्शन के अंदर ए बी रखो तो वो एफ ए इंटू एफ बी देगा। इस बार उसने एफ ए इंटू एफ बी दे रखा था, मैं उल्टा चल गया, एफ ए बी लिख दिया उसको। ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, एफ इनवर्स और एफ दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, तो कैंसिल होकर आपको आइडेंटिटी फंक्शन देंगे। और समझ रहे हो ना, एफ इनवर्स और एफ आपके दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो कैंसिल होकर आपको आइडेंटिटी फंक्शन देगा। और आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि आप उसके अंदर जो रखो आपको वही रिजल्ट मिल जाए, तो ये ए बी के बराबर ही आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट आपका सिंपल ए बी के बराबर आ जाएगा। और ए क्या है? एफ इनवर्स ए डैश, और बी क्या है? एफ इनवर्स बी डैश। तो ये आपका बराबर आ गया एफ इनवर्स ए डैश इंटू में ये वाला हो गया एफ इनवर्स बी डैश। और आपको ध्यान से देखिए यही वाला कंडीशन प्रूफ करना था। इसका मतलब आप इस वाले रिलेशन को, कहां गया ये, इस वाले रिलेशन को आइसोमॉर्फिक रिलेशन दिखा चुके हो ग्रुप का, तो आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन वाली कंडीशन भी प्रूफ हो गई। हम लोग स्टेप 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। समझ आया? अब हम लोग अपने लास्ट स्टेप पे आएंगे, ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव रिलेशन वाला। ये हो गया, ठीक है। सॉरी, बहुत आसान प्रूफ है, क्योंकि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? वो रिफ्लेक्सिव भी दिखाना पड़ेगा, वो सिमेट्रिक भी दिखाना पड़ेगा, वो ट्रांजिटिव भी दिखाना पड़ेगा। अब वो किस चीज का है, मतलब ये रिलेशन किसके ऊपर काम कर रहा है? आइसोमॉर्फिक के ऊपर काम कर रहा है। तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन में आपको आइसोमॉर्फिक वाली तीनों कंडीशन दिखानी पड़ेंगे। सिमेट्रिक वाले रिलेशन में आपको आइसोमॉर्फिक की तीनों कंडीशन दिखानी पड़ेंगे। ट्रांजिटिव वाले रिलेशन में आपको आइसोमॉर्फिक की तीनों कंडीशन दिखानी पड़ेगी। समझ आया? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन वाले पे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर G1 जो है उसका रिलेशन G2 के साथ है और अगली बार वही वाला G2 का रिलेशन किसी तीसरे G3 के साथ है, तो आपका G1 का रिलेशन भी G3 के साथ वही होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर राम श्याम का भाई है और श्याम अमित का भाई है, तो राम भी अमित का भाई होना चाहिए। वही वाली कंडीशन है कि अगर G1 जो है रिलेट कर रहा है G2 के, अच्छा मैंने खोल तो दिया ना, एक सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, मेरे को लगा खुला नहीं है, सॉरी। तो ये ये बता रहा था, जो G1 का रिलेशन G2 के साथ है, दूसरी तरफ वही वाले G2 का रिलेशन G3 के साथ है, तो आपको ये वाला दिखाना है कि G1 का रिलेशन भी G3 के साथ वही होगा। तो देखिए, हम लोग मान लेंगे हमारे पास एक फंक्शन है f, जो कि इस वाले के ऊपर काम कर रहा है, वो G1 से लेकर G2 तक मैपिंग कर रहा है। अब इसका मतलब f जो है वो तो आपका आइसोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन करेगा ही। उसके बाद हमने, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है P, तो ये तो हमें पता ही है, तो वो तो आइसोमॉर्फिक करेगा। ये भी हमें पता है रिलेशन, तो वो भी आइसोमॉर्फिक करेगा। तो हमने इसका कोई नया नाम मानिए G। तो G सच दैट हमें अगला मिल रहा है G2 से लेकर G3, तो हमें ये वाला दिखाना है कि जो ये वाला रिलेशन G1 से G3 है वो भी कंडीशन प्रूफ होगी। और इतना तो हमें पता है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये भी हमारा तीनों कंडीशन है। सॉरी मैं गलत बोल गया। हमें ये तो पता है कि ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म मतलब 1-1 ऑन 2 और होमो है, और ये भी आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 1-1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म है। हमें उसके ऊपर काम करना है G1 से लेकर G3। अब थोड़ा सा जाना है आपको 11th क्लास का टॉपिक में। वहां पर अभी मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया है, मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा जब मेरा ये कोर्स खत्म हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वहां पर मैं इतना तो आपको बता दूं, इस लेवल पे तो थोड़ी सी चीज बता दूं कि आपके पास अगर f सच दैट G1 से G2 है और G सच दैट G2 से G3 है, और आपको रिलेशन निकालना है G1 से लेकर G3, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, गोफ सच दैट G1 से लेकर G3। फंक्शन पहले, ये वाला फंक्शन बाद में। आप इस फंक्शन को कंबाइन करके यहाँ पुट करते हो, ये समझ आया? ये वाला रिलेशन है, इस फंक्शन को कंबाइन करके यहाँ पुट करते हो, तो जो आपका ये वाला वैल्यू होता है, ये इसके साथ मिक्सअप होके खत्म हो, ये वाला इसके साथ मिक्सअप हो जाता है, तो ये आपका डोमेन बन जाता है, और ये वाली आपकी रेंज, वो हम पढ़ेंगे। इसमें मैं और क्या आपको समझा सकूं ताकि जो बिगिनर बच्चा है उसको काफी अच्छे समझ आ जाए। मैं ये यार बताने के लिए सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं, अगर मैं समझाना चाहूं कि आपका जो फंक्शन है सच दैट G1 से G2 है, और अनदर तरफ, दूसरी तरफ कोई एक फंक्शन है जो G सच दैट G2 से लेकर G3 है, और आपको निकालना है G1 से लेकर G3, तो कंपोजिशन वाला फंक्शन काम करता है। तो कंपोजिशन में भी या तो F G के अंदर जाएगा या तो G F के अंदर जाएगा। अब आपको रिलेशन चाहिए यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब ये जाएगा,
तो आपका सिंपल, और क्या बस इतना बता सकता हूं कि आपका गोफ आएगा। बाकी हम लोग कंपोजिशन पढ़ेंगे फंक्शन में तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे ये समझ, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पढ़ना आना चाहिए। कोई पूछे तो बता दो कि हमने ऐसा क्यों करा, रटना नहीं बिल्कुल भी। कि f सच दैट g1 से लेकर g2 है और g सच दैट g2 से लेकर g3 है। आपको वैल्यू g1 से g3 निकालना है, इसका मतलब यहां से लेकर ये निकालना है, तो ये वाला फंक्शन कंपोज होकर इसके अंदर जाएगा, तो आपके पास गोफ सच दैट g1 से g3 बन जाएगा। समझ आया? जिसका डोमेन होगा वो वाला फंक्शन अंदर जाएगा, वो वाला फंक्शन कंपोजिशन में जाएगा, तो आपका वैल्यू यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि समझ भी आ गया होगा, क्योंकि देखिए ना g1 से लेकर g3 तक आपको रिलेशन निकालना है, तो इसका मतलब f ही तो जाएगा, तो f ही जाएगा। जब f जाएगा g के अंदर तो आपका गोफ बन जाएगा और ये g1 से लेकर g3 हो जाएगा। ये रिलेशन आपको समझ आया? अब इस रिलेशन को आपको 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। आप सोचिए थोड़ा सा, थोड़ी सी और बात सोचिए कि आप यहां पर ये वाला फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है, ये फंक्शन भी आपका 1 1 ऑन टू है, इसी का डोमेन पुट कर रहे हो तो यहाँ रेंज मिल रहा है, फिर उसी का रेंज पुट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई अनदर रेंज मिल रहा है। तो इसका मतलब जो आपने कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन 1 1 है, एक फंक्शन ऑन टू है, तो उनके कंपोजिशन से बना हुआ फंक्शन ये वाला भी आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाता है। सॉरी हिंदी बोल दिया, वो वाला फंक्शन भी आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बन जाता है अगर कोई दो फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब उनके कंपोजिशन से बना हुआ फंक्शन भी 1 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा आपका। तो ये गोफ सच दैट g1 से लेकर g3 वाली कंडीशन में 1 1 ऑन टू तो आता है। होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन में आप इतना सा कंपोजिशन की वजह से बना है, समझ आए? क्योंकि ये भी 1 1 था, ऑन टू था, ये भी 1 1 था, ऑन टू था, तो दोनों के कंपोजिशन की वजह से वो वाला फंक्शन भी 1 1 ऑन टू बना है। रट्टा नहीं मारने का। होमोमॉर्फिज्म बिल्कुल ध्यान से, नहीं आता कमेंट करेगा, रिप्लाई आएगा जरूर। होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन में देखिए, होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन से जैसे मान लीजिए पहले इसको समझते हैं हम लोग, फिर उसके ऊपर काम करेंगे। कि यहां पर इसको चीज ध्यान से देखिए, ये f सच दैट g1 से लेकर g2 का मतलब क्या है? अभी हमने देखा था कि अगर हमने कोई दो एलिमेंट मान लिए, यहां लिख देता हूं मैं, छोड़ यहां लिख देता हूं, हमने मान लिए a और b जो बिलोंग कर रहे हैं g1 में, तो इसका मतलब और a डैश और कॉमा b डैश जो बिलोंग कर रहा है g2 में, और हमने मान लिया कुछ a डबल डैश और b डबल डैश जो कि बिलोंग कर रहा है कहां? g3 में। ये आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब इस वाले कंडीशन के हिसाब से जब हमने फंक्शन में fa रखा होगा तो हमें कुछ a डैश टाइप का एलिमेंट मिला होगा, और जब हमने फंक्शन में b रखा होगा तो हमें b डैश टाइप का एलिमेंट मिला होगा, बिकॉज ऑफ g2, क्योंकि हमें आउटपुट में g2 मिल रहा है, इसका मतलब g2 के एलिमेंट मिलेंगे। फिर इस वाले g वाले फंक्शन के हिसाब से आपने फंक्शन में g2 रखा होगा तो आपको g3 मिलेगा। g2 में a डैश b डैश टाइप के फंक्शन है, g3 में a डबल डैश b डबल डैश टाइप के फंक्शन है, तो आप कह सकते हो g के अंदर जब आपने a डैश रखा होगा तो आपको a डबल डैश टाइप मिला होगा, और जब g के अंदर आपने b डैश रखा होगा तो आपको b डबल डैश टाइप का एलिमेंट मिला होगा। और अब आपको दिखाना है गोफ g1 से लेकर g3, इसका मतलब आपने a और b रखा होगा तो आपको a डबल डैश और b डबल डैश टाइप का एलिमेंट मिलेगा। ये आप समझ रहे हैं? देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें दिखाना है गोफ में भी हम कैसे एलिमेंट पुट कर रहे हैं, ये वाले g1 के एलिमेंट पुट कर रहे हैं, तो g1 के एलिमेंट तो a और b टाइप के हैं, और हमारा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, तो हम गोफ में मान लो a b रखेंगे, तो हमें मिलना चाहिए g के साथ fa और इनटू में g के साथ fb, यही मिलना चाहिए। ये आपको समझ आया? और एक चीज यहां से ध्यान से देखिए, इस g ऑपरेशन fab का मतलब क्या है? g ऑपरेशन fab का मतलब क्या है? आप इसको लिख सकते हो यहां पर, g के साथ फंक्शन जो है वो ab के अंदर गया है, जो आपका फंक्शन f है वो g के अंदर गया है, समझ रहे हो? क्योंकि गोफ ab लिखा है, इसका मतलब ये मैंने यहां भी बताया था, इसका मतलब ये वाला फंक्शन अंदर गया है g के, तो यहां पर गोफ लिखा है तो गोफ को मैं लिख सकता हूं कि ये वाला फंक्शन fab अंदर गया है, किस जगह पे? g के पास। ये आपको समझ आया? और आप काफी अच्छे से जानते हो ये वाला फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इस वजह से ये fab ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक होकर आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट देगा, ये दे देगा g के साथ fa और इनटू में fb, जो fab था वो आपको fa अलग और fb अलग दे देगा। ये आपको समझ आया? और इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, अब आपका g पे आती है बात, सारी बात g पे आ गई। अब g को ध्यान से देखिए, ये वाला g भी आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, इसके मतलब अगर g का अंदर देखिए, मैं ध्यान से देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं पूरा ध्यान से देखिए। अगर आपने g के अंदर x डॉट y टाइप का एलिमेंट रखा, मैंने fa को नाम दे दिया x और fb को नाम दे दिया y, तो अगर आपने g के अंदर x डॉट y टाइप का एलिमेंट रखा
जी आपका आइसोमॉर्फिज्म का मतलब 1 1 ऑन 2 और होमो भी है, तो ये सेपरेट करेगा, ये बांट देगा, ये Fa को अलग बांटेगा और Fb को अलग बांटेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा G के साथ Fa अलग हो गया और यहां पर G के साथ Fb अलग हो गया। और मेरे को लगता है हमें यही प्रूफ करना था, G के साथ Fa अलग जाएगा और G के साथ Fb अलग जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन प्रूफ हो गई कि गोफ वाली कंडीशन भी होमोमॉर्फिज्म होती है। और वो पूरा का पूरा डिपेंड इस चीज पे हुआ कि ये वाला फंक्शन Fb तीनों था, 1 1 2 तो हो ही रहा था, उसे तो छोड़ देते हैं कि ये आपका F होमोमॉर्फिज्म है और ये वाला G भी आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने ये दिखा दिया कि हमारा जो G गोफ वाला फंक्शन होगा वो भी हमारा होमोमॉर्फिज्म होगा। ये समझ आया? इसका मतलब हमने ट्रांजिटिव रिलेशन में भी अपनी आइसोमॉर्फिक वाली कंडीशन प्रूफ कर दी। इन ग्रुप जी का मतलब है ग्रुप वाली कंडीशन के साथ, ग्रुप वाले सेट के साथ। हम लोग डोमेन और कोडोमेन में ग्रुप की बात कर रहे हैं और इस रिलेशन को प्रूफ करते हैं हमारे तीनों रिलेशन प्रूफ हो गए। तीनों रिलेशन में हमने ये दिखा दिया कि वो सारे के सारे रिलेशन इस वाले सिंबल के साथ आपका आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, समझ रहे हो, और इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा क्योंकि वो सिमेट्रिक भी हो गया, वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आपकी कंडीशन सिंपल सी प्रूफ हो गई। बाकी अच्छा प्रूफ था, बहुत आसान प्रूफ था, क्योंकि हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन हो या फिर आइसोमॉर्फिज्म वाला रिलेशन हो उसके टॉपिक को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत इजी प्रूफ हो जाता है, बहुत जल्दी हो गया। और बाकी चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। हाँ, अगले किसी और टॉपिक पे मिलते हैं। बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।